राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में माधव नाम का किसान रहता था। माधव का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन गांव में उसे जितनी मेहनत वह करता था उसके बदले में मजदूरी बहुत कम मिलती थी। अपने गांव में रहकर और मेहनत करने से मजदूरी कम मिलने के कारण माधव तंग रहने लगा और वह इससे तंग आ चुका था। उसने सोचा क्यों ना दूसरे गांव जाकर मेहनत करके अच्छा पैसा कमाऊंगा, और वैसे भी यहाँ पर मेरा कोई है ही नहीं और मैं ज़्यादा कमाई करूँगा और दूसरी जगह ही चला जाऊँगा ताकि मुझे मेहनत के बदले अच्छा मेहनताना मिले। यह सोचकर माधव दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले ही खड़ा हो गया और दूसरी नगर को जाने के लिए तैयारी करने लगा। तैयार होकर माधव सबसे पहले अपने मित्रों से मिलने गया और उनसे मिलकर और उनसे विदा लेकर वह दूसरे नगर की तरफ चलने लगा। चलते चलते माधव को 2 दिन लग गए। वह लगभग भूखा प्यासा हारा थका दूसरे नगर की सीमा में पहुंच गया। उस समय की बात है ये, जब इंसान पैदल चला करते थे, इसलिए साधन कोई था नहीं यात्रा करने का, इसलिए लोग पैदल चलते थे। और वह चलते चलते थक चुका था, भूखा प्यासा था। वहाँ उसने बहती हुई नदी देखकर वह खुशी से उछल पड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए वह नदी के पास गया। वह इस बात से अनजान था कि वहाँ पर कोई और भी है जो उसे देख रहा था। जैसे ही वह पेट भर पानी पीने के बाद उठा तो चौंक गया। वहाँ पर 2 खूबसूरत लड़कियाँ थीं जो उसे देखकर हंस रही थीं और वह उन सुंदर परियों को अपलक देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी सुंदर लड़कियां नहीं देखी थी। माधव के मुख से एक भी बोल नहीं फूट रहा था, वह बस उन्हें देखे जा रहा था। वह दोनों बहनें उसे ऐसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। माधव अपनी करनी पर शर्मा गया। उसे समझ नहीं आया कि भला वह क्या कहे, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। वह इसी उलझन में पड़ा हुआ था कि क्या कहे और कहाँ से शुरुआत करे। उन दोनों बहनों ने आंखों में एक दूसरे को इशारों से बात की। बड़ी बहन माधव से बोली, मेरा नाम लीली है, आप कहाँ से आ रहे हैं? माधव ने अपनी झिझक छोड़कर अब वह थोड़ा सामान्य हो गया था और माधव कहने लगा, जी मैं परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, बस आश्रय ढूंढ रहा हूँ। इस पर दूसरी बहन झट से बोली, अरे तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, जैसे कि रहने के लिए जगह नहीं शादी के लिए हाथ मांग रहे हो। इतना सुनते ही सब जोर से हंसने लगी। अब माधव भी खुश हो गया। लिली कहने लगी, हमारे घर चलो माधव, वहाँ हम दोनों बहनों के अलावा और कोई नहीं है। हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। माधव यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से उसने दुख जताया। यह जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। और उसने जो अंदर मन ही मन माधव खुश हो रहा था और ऊपर से वह दुख जता रहा था। और यह सुनकर बोला कि देखो, इतना सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, लेकिन मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बार दोनों बहनें मन ही मन खुश होकर बोली, ऐसा मत कहो माधव, हम हैं ना आपके साथ, हमारे साथ आप हमारे घर में आश्रय ले सकते हो। और बेचारे माधव को क्या पता था वह किस प्रकार की मुसीबत में फंसने जा रहा है। फिर वे दोनों बहनें माधव को अपने गांव लेकर चली गईं। गांव में उनका मकान गांव की शुरुआत में पहले ही पड़ता था और साथ में एक बुढ़िया का घर भी था। बाकी घर थोड़ी खुली खुली जगहों पर थे।
बुढ़िया और उन दोनों बहनों का मकान आपस में जुड़ा हुआ था। बुढ़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। बुढ़िया उन दोनों बहनों को देखकर कहती है, चुड़ैल, आज फिर किसी मासूम को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर ले आई। ना जाने बेचारे का क्या होगा। और गुस्से में वह बुढ़िया उन दोनों बहनों को चिल्ला कर कहती है, अरे कितने लोगों की बलि लोगी तुम दोनों चुड़ैल बहनें। उस बुढ़िया की तरफ दोनों बहनें गुस्से से देखती हैं और यह सुनकर माधव थोड़ा डर जाता है। माधव का डरा हुआ चेहरा देखकर छोटी वाली बहन तुरंत कहती है, अरे माधव, कुछ नहीं, यह बुढ़िया तो पागल है, यह हर किसी को ऐसे ही कहती है। और उस बुढ़िया की तरफ देखकर वे दोनों बहनें कहती हैं, पागल बुढ़िया, तुझे और कुछ काम नहीं है? अपने घर के अंदर घुसकर बैठ, वरना। लीली तुरंत अपनी छोटी बहन के मुंह पर हाथ रख देती है, जिससे वह ज़्यादा ना बोले। फिर छोटी बहन चुप हो जाती है। माधव कहता है, कौन है ये माताजी? तो लीली बोलती है, यह हमारी पड़ोसन है। बहुत सालों पहले इसका लड़का एक दुर्घटना में मारा गया था, तभी से यह हर किसी को ऐसे ही बोलती रहती है। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए और चलिए घर के अंदर चलते हैं। माधव दोनों बहनों की बातों से सहमत हो जाता है और उनके घर के अंदर चला जाता है। छोटी बहन फटाफट खाना तैयार करके लाती है और माधव के आगे परोसती हुई कहती है, लो माधव, पेट भरकर खाओ। माधव शर्माते हुए खाना खाता है। इस पर लीली बोली, अरे माधव, इतना क्यों शर्मा रहे हो? आप कोई गैर थोड़े ना हो हमारे लिए। धीरे धीरे फिर माधव की झिझक और शर्म खुलने लगती है। वह आराम से खाना खाने लगता है। बातों के दौरान माधव ने छोटी बहन से पूछा, अरे मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम नहीं पूछा। इस पर छोटी बहन शर्माती हुई बोली कि मेरा नाम पीहू है। और इस पर माधव कहता, अरे वाह, जैसा तुम्हारा नाम है वैसे ही तुम हो। पीहू बहुत ही प्यारा नाम है आपका। इस पर छोटी बहन शर्माती हुई बोली, आपका भी तो नाम बड़ा प्यारा है माधव जी। और फिर जो सब हंसने लगे। बाहर बैठी बुढ़िया बेचारी शोक जताते हुए सोच रही थी, नहीं पता बेचारे इस नौजवान का भी पता नहीं क्या होगा। यह चुड़ैल अब इसके साथ क्या करेगी? यह सोचते सोचते बुढ़िया अपने घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन माधव काम की तलाश में घर से जाने की सोच रहा था। इस पर लीली ने उसे रोकते हुए कहा कि माधव, तुम कहाँ जा रहे हो? तो माधव ने कहा कि मैं अपने लिए काम की तलाश में यहाँ आया था और काम की तलाश तो मुझे अब करनी पड़ेगी, इसलिए काम तलाशने जाना चाहता हूँ। इस पर पीहू बोली, अरे काम करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इतना बड़ा खेत है जो उसे तुम जो अपना ही समझो, और वैसे भी तुम्हारे अलावा और हमारा है ही कौन। इस पर माधव हंसते हुए बोला, चलो ठीक है, दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा खेत। तो लीली और पीहू माधव को अपने साथ लेकर अपने खेत की तरफ चल दी। गांव से बाहर निकलकर 2 खेत छोड़कर तीसरा खेत उनका पड़ता था। खेत की हालत देखकर माधव बोला, क्या इसकी देखभाल कोई नहीं करता? लीली बोली, नहीं माधव, इसकी देखभाल कोई नहीं करता, अगर कोई होता तो करता ना। इस पर माधव ने कहा, कोई बात नहीं लीली, अब मैं आज से इसकी देखभाल करूँगा और अपना खून पसीना बहाकर इसको सींच लूँगा। इस पर भी जो वो हंसी मजाक के लिहाज से बोली, अरे खून की ज़रूरत नहीं है, पानी से ही काम चल जाएगा माधव। इस पर तीनों मिलकर हंसने लगे और माधव काम में लग गया। दोपहर को लीली खाना लेकर आई और शाम को वह घर आकर खाना खाता। ऐसे ही समय बीत रहा था। माधव उन दोनों के प्रेम जाल में फंसकर रह गया और उन दोनों बहनों से माधव ने शादी कर ली और उनके साथ रहने लगा। माधव को रहते रहते कुछ समय हो गया था। माधव अब उन दोनों के बस में हो गया था।
कुछ समय बाद कुछ खास नक्षत्र वाली अमावस्या आने वाली थी, तो वह दोनों बहनें बहुत गंभीर हो गईं। इस पर माधव उनके व्यवहार को नोट कर रहा था। कुछ दिन पहले तो सब ठीक था, अब उनको क्या हो गया है। माधव सुबह काम के लिए निकलता तो साथ वाले मकान में रहने वाली बुढ़िया उसे देखकर आंखों में आंसू भर लेती, पर कहती कुछ नहीं। माधव सोचता रहता, इतना छोटा सा गांव है और इतने कम लोग इसमें रहते हैं, फिर भी इन दोनों बहनों के साथ कोई भी ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं करता, और ना ही कोई इन दोनों बहनों से मिलता जुलता है। और मुझे तो देखकर सब ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे मैं कोई बलि का बकरा हूँ। एक दिन मौका देखकर माधव पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया से मिलने गया और उससे पूछा, माँ जी, आप मुझे देखकर क्यों रोती हैं? तब बुढ़िया बताने लगी कि बेटा, जहाँ तू रह रहा है यह कोई मामूली लड़कियाँ नहीं हैं, और जिसे तूने अपनी पत्नियाँ बना रखा है वह जादूगरनियाँ हैं। भोले भाले लोगों को अपने वश में करके वह शादी करके उन्हें जो खास समय आने पर जो उन लोगों की बलि चढ़ा देती हैं। माधव यह सुनकर घबरा गया और उस बुढ़िया की तरफ देखकर कहने लगा, माँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रही? तो वह बुढ़िया बोली, अरे बेटा, इस उम्र में मैं मजाक करूँगी क्या? इन दोनों चुड़ैल बहनों ने मेरे बेटे की भी बलि दी थी। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बातों का? तो बेटा, मेरा बेटा भी मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था और अपनी जान से हाथ धो बैठा। बुढ़िया की बात सुनकर माधव सोच में पड़ गया। उसे देखकर फिर बुढ़िया बोली, बेटा, एक काम करो, कल काम करने जब तुम जाओगे तो आधे रास्ते से यहाँ आ जाना, तब मैं तुम्हें उन दोनों का सच सामने लाकर दिखाऊंगी, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। माधव ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है माँ जी, और वह जल्दी से वहाँ से चला गया। माधव उन दोनों बहनों के पास घर लौट आया। माधव देखता है कि दोनों बहनें मिलकर खाना पका रही थीं। उन दोनों को बड़ी ही मासूमियत से खाना बनाते हुए देखकर माधव ने सोचा कि बुढ़िया की बात मानूं पर या ना मानूं, पर बुढ़िया माँ तो मुझे देखकर ऐसे रो रही थी जैसे मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उनकी आंखों में दर्द देखकर ऐसा लगता है कि वह सच बोल रही हैं। कितना दुख और कितना दर्द भरा है उनकी आंखों में। अब कल ही पता चलेगा कि सच क्या है और क्या झूठ है। माधव अपनी सोच में डूबा हुआ था कि पीहू ने अचानक से चहकते हुए कहा, अरे माधव, किस सोच में डूबे हुए हो? अचानक से माधव चौंक गया और बोला, अरे अरे कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहा था। उसने बात घुमाते हुए कहा, इस बार का बीज अच्छा नहीं आया है, इसी के बारे में मैं सोच रहा था। या तो कल या परसों जाकर बीज वाले से बात कराऊं। तो लीली ने कहा, छोड़ो, जाने दो काम की बातें, अभी खाना खाओ माधव और आराम करो, बहुत थक गए होंगे आप। माधव ने कहा, ठीक है, और तीनों मिलकर खाना खाने लगे। फिर दूसरे दिन सुबह माधव जल्दी उठ गया और खेत जाने के लिए लीली ने कहा, आज बड़ी जल्दी उठ गए माधव? तो माधव बोला, हाँ, दोपहर को गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर हाँ, आज तुम खाना लेकर मत आना लीली। तभी लीली ने जो हैरान होते हुए कहा, क्यों माधव, खाना लेकर क्यों ना आऊँ? आज मैंने व्रत रखा है, माधव कहने लगा। पूर्णमासी का? लीली ने कहा, इतने समय तक तो आपने कोई व्रत नहीं रखा था माधव। वो क्या था ना? माधव कहने लगा, आज माताजी मेरे सपने में आई थी, मेरी माँ। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी अगर तुम व्रत रखोगे, इसलिए मैंने व्रत रख लिया है। पीहू ने कहा, अरे रख लिया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, शाम को आकर खाना खा लेना। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर माधव बैलगाड़ी लेकर उन दोनों बहनों के सामने खेत की तरफ जाने लगा।
उसे जाता देखकर दोनों बहनें अपने घर में अंदर चली गईं और कुछ दूर जाकर माधव अपनी बैलगाड़ी कहीं छुपाकर चुपचाप से पड़ोस वाली बुढ़िया माँ के घर आ गया। बुढ़िया माई ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दीवार में से एक छेद था, उस तरफ उसको देखने के लिए कहा। जैसे ही माधव उस छेद में से अपने घर के अंदर झांकता है तो दंग रह गया। वह देखता है उसकी दोनों पत्नियां आमने सामने बैठकर अपनी थैलियां निकालती हैं और थैलियों में हाथ डालकर कुछ राख निकालकर फूंक मारती हैं। जैसे ही बड़ी बहन लीली ने राख में फूंक मारी तो वहाँ सांप बन गया और छोटी बहन जो पीहू ने अपनी थैली में से राख निकालकर फूंक मारी तो वहाँ नेवला बन गया और दोनों बहनें अपने जादुई जानवरों की लड़ाई करवाती हैं और अपना मनोरंजन करती हैं। थोड़ी देर ऐसे ही मनोरंजन के बाद वे ऊब जाती हैं और तंत्र मंत्र करने लगती हैं। पीहू अपनी बहन से कहती है, दीदी अब अमावस्या आने वाली है। तो लीली कहती है, हाँ पीहू, अब कुछ दिनों की बात है और हम माधव की बलि चढ़ाकर और जवान हो जाएंगे। इस बार तो शिकार अपने आप आ गया और दोनों बहनें हंसने लगती हैं। दूसरी तरफ यह सुनकर माधव घबरा जाता है और बुढ़िया माई से कहता है कि हे बुढ़िया माई, आपने मुझे बताकर मुझ गरीब पर बड़ा एहसान किया है, अब मैं क्या करूं माई। तो बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा अभी तो तुम काम करने जाओ और जो कल कुछ बहाना बनाकर कहीं दूर भाग जाना, मगर इस बात की भनक मत लगने देना वरना ये दोनों बहनें कुछ भी कर सकती हैं। माधव ने कहा, माई मुझे तो डर लग रहा है। बुढ़िया माई ने कहा, हिम्मत से काम लो बेटा, और हाँ अगर जाते समय वह खाने के लिए लड्डू दें तो खाना मत। माधव ने बुढ़िया की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और फिर चुपचाप वह वहाँ से चला गया। खेत पर पहुंचकर माधव सोचने लगा, हे भगवान, मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते माधव को एक आइडिया आया। शाम होने पर वह बुझे मन से घर लौटा और घर पर दोनों बहनें माधव का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती हैं, अरे माधव क्या हुआ आपको, आज उदास क्यों हो। तो माधव कहता है, कुछ नहीं, पर उन दोनों के बार बार पूछने पर माधव कहता है कि मुझे आज एक मित्र मिला था मेरा, जो कह रहा था कि तुम्हारे मामा की तबीयत ठीक नहीं है और मामा के लड़के तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इस पर लीली बोली, तो तुम तो कहते थे कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। माधव ने बात टालते हुए कहा, तुमने परिवार का पूछा था, मामा का थोड़े ही। परिवार में तो माँ बाप भाई बहन हुआ करते हैं और ननिहाल का थोड़े ही पूछा था तुमने। दोनों बहनें सोचने लगी और बोली, हाँ ठीक कहा माधव आपने, अब क्या होगा। माधव बोला, मैं मिलने जाऊंगा और थोड़े दिन बाद लौट आऊँगा। दोनों बहन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, ठीक है माधव, अभी सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। पर माधव की आंखों में नींद कहाँ थी और दोनों बहनें भी चैन की नींद सो रही थीं। सुबह होते ही माधव जल्दी से तैयार हो गया और जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, लीली ने तेज आवाज में कहा, रुको माधव। और माधव डर गया और पीछे मुड़कर देखा तो दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। माधव ने सोचा अब मेरा खेल खत्म, पर पीहू बोली, अरे माधव इतनी जल्दी क्या है। माधव कुछ बोलता है इससे पहले ही लीली बोल पड़ी, अरे जो पीहू तुम भी ना कुछ भी कहती हो। लो माधव को खाने के लिए पहले लड्डू दे दो जो हमने बनाए थे। और वे लड्डू माधव को दे देती हैं और कहती हैं, माधव रास्ते में खा लेना। माधव तो बहुत ज़्यादा डर गया था, पर सामान्य रूप से हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई मैं तो भूल गया था, मामा जी की तबीयत के बारे में बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए माधव ने जो मुस्कुराते हुए लड्डू ले लिए। और उसे बुढ़िया माई की बात याद आ गई कि बुढ़िया माई ने कहा था कि बेटा जब वे दोनों बहनें तुम्हें लड्डू दें तो वो लड्डू खाना मत। और वह लड्डू लेकर घर से बाहर निकल पड़ा।
बाहर निकलते ही अब वह जितनी तेज हो सकता था गांव छोड़कर भागने लगा। वह इतनी तेज भाग रहा था उसे कुछ होश नहीं रहता। चलते चलते दोपहर हो गई, तब तक वह जंगल में पहुंच चुका था। उसे होश ही नहीं रहा कि वह कब वहाँ कहाँ है। जब उसे खूब भूख और प्यास सताने लगी तो थकान के मारे वह कुआं तलाश करके वहीं रुक गया। कुएं से पानी निकालकर पीने लगा और लड्डू खोलकर सोचने लगा कि खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगता हुआ आ गया और माधव से कहता है कि मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो। माधव कहता है, नेकी और पूछ पूछ। वह सारे के सारे लड्डू उस साधु महात्मा को दे देता है। जैसे ही साधु लड्डू खाता है उतने में ही वह एक गधा बन जाता है और सीधा दौड़ लगा देता है। यह देखकर माधव बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह भी वहाँ से निकल पड़ता है। अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं है। बाकी के लड्डू को वह वहीं रखकर छोड़कर भाग जाता है। भागते भागते वह जंगल पार कर लेता है। जंगल पार करके एक नदी भी पार कर जाता है और थकान के मारे उसे जो दूर एक गांव नज़र आता है, वह चलते चलते बेहोश हो जाता है। तभी गांव में से एक लड़की पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही थी। तब माधव को बेहोश देखकर वह लड़की शोर मचाती है और गांव वाले इकट्ठा होकर उस लड़की को जो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताती है कि यहाँ पर कोई बेहोश हुआ पड़ा है। तब गांव वाले उस लड़के को उस लड़की के घर ले जाते हैं और थोड़े देर के पश्चात जब माधव को होश आता है तब उसके सामने एक बुढ़िया होती है जो एक आंख से कानी होती है। बुढ़िया उसे देखकर कहती है, बेटा क्या हुआ, बेहोश कैसे हो गए। तब माधव सोचता है कि क्या कहूँ। फिर माधव बोला, माताजी मैं काम करके लौट रहा था तो कुछ डाकू मेरे पीछे पड़ गए थे, इसलिए मैं दौड़ता दौड़ता आया और मुझे पता नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। बुढ़िया कहने लगती है, कोई बात नहीं बेटा, कहाँ के रहने वाले हो। माधव कहने लगा, बुढ़िया माई मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, पर काम करके लौट रहा था तभी डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मुझे लूट लिया। बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यहाँ पर रहो, वैसे भी मेरी एक ही लड़की है और कोई नहीं है। माधव ने कहा ठीक है और फिर वह वहीं पर रहने लगा और कुछ काम काज करने लगा। धीरे धीरे माधव अच्छा कमाने लगा। उस बुढ़िया की लड़की बहुत ही काली कलूटी थी, जैसे कि भैंस की चमड़ी होती है। बिल्कुल वैसे ही माधव को वहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था और उसकी शराफत देखकर बुढ़िया का दिल उस पर आ गया कि मैं अपनी लड़की की शादी इससे कर देती हूँ। वैसे भी बड़ा ही होनहार लड़का है, ना किसी चीज़ का ऐब है ना ही किसी चीज़ की कोई ललक है। अब मैं भी जन कितने दिन जिंदा रहूँगी। यह सोचकर बुढ़िया माधव से बात करती है और कहती है, बेटा माधव मेरा इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे चिंता लगी रहेगी कि मेरे पीछे मेरी बेटी का क्या होगा। मैं चाहती हूँ बेटा तुम दोनों का विवाह हो जाए। तब माधव कुछ सोचने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका है और देखने से यह माँ बेटी भी अच्छी ही है। चलो ठीक है, वह हाँ कर देता है और निश्चित समय पर दोनों का विवाह हो जाता है। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का देहांत हो जाता है। माधव को वहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो चुका था और एक दिन जब वह गधा उन दोनों बहनों के पास पहुँचा तो लिली कहती है, आखिरकार तू आ ही गया। काफ़ी दिनों के बाद अमावस्या के समय जब दोनों बहनें उस पर से जादू हटाती हैं तो देखती हैं कि वह तो एक साधु है और लिली गुस्से में पीहू की तरफ देखती है और कहती है वह भाग गया। काफ़ी दिनों के बाद खोज खबर के बाद उन दोनों बहनों को माधव की खबर मिल जाती है और एक दिन जब माधव भैंस का दूध निकाल रहा था तब उसकी पत्नी जिसका नाम काली था वह बोली कि माधव आपसे एक बात कहूँ। माधव ने कहा, हाँ हाँ कहो काली, क्या बात है। तो वह कहती है, सच सच बताना माधव,
उसकी पत्नी ने कहा। तो माधव बोला, हाँ बाबा, सच सच बताऊंगा, क्या बात है? तो वह कहती है, क्या आपके पहले 2 पत्नियां थीं? तो माधव चौंक जाता है और घबरा कर अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि मेरी 2 पत्नी थीं, यह तुम्हें किसने बताया? तब वह कहती है कि देखो, पेड़ के ऊपर वह जो 2 मैना बैठी हैं वही आपकी पत्नी हैं, लीली और पीहू। माधव सिर उठाकर देखता है तो 2 मैना पेड़ पर बैठी हुई थी, माधव की तरफ ही देख रही थी। पर माधव इससे ज़्यादा तब डर जाता है जब काली उससे कहती है कि यह उसकी पत्नियां हैं, और वह सोचता है कि क्या यह भी जादूगरनी है, पर कहता कुछ नहीं है। तब वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, वह मेरी पत्नी थी, पर वह बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थी, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर भाग आया। इस पर काली बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास एक जादुई डंडा है। जब मैं मैना बनकर उनसे लड़ने जाऊं और लड़ते लड़ते जब हम नीचे आ गिरे, तब तुम लीली को मारना और पीहू को मारना, पर काली को मत मारना। माधव उसे आश्चर्य से देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। तब काली अंदर जाती है और एक जादुई डंडा लेकर आती है और माधव को देते हुए कहती है, लो माधव, अब देखती हूँ मुझसे मेरे पति को कौन छीन कर लेकर जाता है। मैं भी देखती हूँ। और वह काली मैना का रूप लेकर उड़कर पेड़ की डाल पर चली जाती है और लड़ते लड़ते गिर पड़ती हैं तीनों। तभी वह दोनों पर जो काली मैना भारी पड़ती है, कभी दोनों उस काली मैना पर भारी पड़ती हैं। तब माधव डंडा उठाकर कहता है, यह लीली को मारा और अब पीहू को मारा, अब काली तू भी मर। और तीनों को वह मार देता है और कहता है, अब मैं जो ज़िंदगी में भी कभी शादी नहीं करूँगा, जीवन ऐसे ही गुजार लूँगा। तौबा है ऐसी शादी से। बड़ी मुश्किल से जो उन तीनों को मारकर और वह जादुई डंडा लेकर जो माधव अपने गांव की तरफ चल देता है और चलते चलते अपने गांव आ जाता है और वहीं पर वह मेहनत करके जो अपना कमाने लगता है। अब उसे ज़्यादा जो मेहनताने की ज़रूरत नहीं थी और वह डंडा भी वह छिपा कर रख देता है और उसके बारे में वह किसी को नहीं बताता। गांव वाले मित्र पूछते हैं, अरे माधव, कैसा, कितना कमा कर लाया है पैसा? तो माधव जो काली के घर में जितना भी धन था उस सब को ले गया था और बताता है कि देखो, मैं काफ़ी मेहनत करके कमा कर लाया हूँ। और खुशी खुशी वह अपने गांव में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।